बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मअलूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन। तमाम लोगों से कहें क्लास ज्वाइन करें और अपने माइक बंद कर दीजिए। तमाम लोग फौरी तौर पे क्लास ज्वाइन करके अपने माइक बंद कर दें। तमाम लोग अपने क्लास बंद करके माइक बंद करके क्लास ज्वाइन करें। ये दरवाजा बंद कर दें और आवाज कम कर दें इधर बाहर से। तमाम लोगों से कहे क्लास ज्वाइन करें। लास्ट टाइम मैंने आपको पहले 3 चैप्टर पढ़ाए थे। आज फिर दोबारा काम लगे शुरू करने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 से। आज 2-3 चैप्टर हमने पढ़ने हैं। उन सब की नोट्स आपने अभी तक तैयार करके मुझे नहीं भेजे, उनके नोट्स तैयार करके भेज दीजिए। इन दोनों की स्लाइड्स भी अभी आपको आने लगी हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडर्न क्या कहती है और क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है, ये सारा कुछ आज हमने देखना है। तमाम लोगों से कहें क्लास ज्वाइन करें, अपने अपने माइक बंद कर दो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? छोटे छोटे प्रोजेक्ट में छोटे छोटे कामों को, छोटी छोटी बातों को बाइफरकेट कर लेना और उसके बाद अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी तस्वीरें अपलोड कर दीजिए। स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, तमाम लोग स्टूडेंट ज्वाइन करें और उसके बाद स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास फौरी तौर पर अपलोड कर दीजिए। जिन लोगों को नेट का मसला है, मिसबा काजम वगैरह का, सबको दोबारा ज्वाइन कर ले, बार बार हमें तंग ना करे। अपना नेट का कनेक्शन चेक करती फिर जाके वहां पर। मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर 1। व्हाट इज प्रोजेक्ट? Project is a complex, non-routine, one-time effort limited by time, budget, resources and performance specification designed to meet customer needs। जब भी कोई कस्टमर आपसे कोई काम कहता है, आप उसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। आपको रूटीन से हटके आपका जो भी काम कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन का, सॉफ्टवेयर का, टीचिंग का, आप लोग इंजीनियरिंग का, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई और जो काम आप कर रहे हैं, उस सब काम को छोड़ के आप उस कस्टमर की डिमांड जो है वो पूरी करते हैं। और इस काम के लिए, इस सारे मामले के लिए, इस सारी सूरत हाल के लिए, इस सारी चीज़ के लिए वो आपको एक रिसोर्सेज फराहम करता है और साथ एक टाइम स्पैन दे देता है। जिस तरह हमने मोटरवे बनानी थी तो कोरिया को एक टाइम स्पैन दिया, टर्किश कंपनी को हमने वहाँ से हार्ड वेस्ट और सॉफ्टवेयर उठाने का ठेका दिया हुआ था लाहौर से। फैसलाबाद में जो है फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को हमने ठेका दिया हुआ है और बहुत सारी लोगों को हमने इसी तरह प्रोजेक्ट जो है तफवीज़ किए हुए हैं। नादरा के पास ठेका है सारे पाकिस्तान के ये बनाने का, आईडी कार्ड का। इस तरह जितने भी काम हैं उनके लिए आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हायर करते हैं और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है अल्टीमेटली आपके लिए वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसकी एक तस्वीर बनाइए और अपलोड कर दीजिए। स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, इसकी एक तस्वीर बनाकर अपलोड कर दीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट इस वक्त क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ये सारा काम आपने भी कुछ ही देर में सर अंजाम देना है और देकर इसको अपलोड कर दीजिए। अच्छा जी, टाइम स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये नहीं है कि सारी जिंदगी काम प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, नहीं, उसके लिए एक टाइम स्पैन होगा। उतने टाइम स्पैन में आपने वो काम सर अंजाम देना है और सारी खिदमत आप सर अंजाम देकर अपना काम वो कैरी ऑन करेंगे।
कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको बता देगा कि ये काम मुझे इस तरह रिक्वायर्ड है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट हैव एन एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। हैज ए डिफाइंड लाइफ स्पैन विद ए बिगनिंग एंड एंड। आपको बताएगा इतने वक्त पे ये काम शुरू होना है और इतने वक्त पे तो ये काम जो है वो खत्म होना है। तो आप उसको काम शुरू और खत्म होने के टाइम को मद्देनजर रखेंगे। रिक्वायर्स अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेशन। और आप ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेशन इसमें कैरी ऑन करते हैं, देखते हैं। इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग नेवर हैज बीन डन बिफोर। इससे पहले जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इस तरह का शायद ना भी किया हो तो तब भी आप ये काम कैरी ऑन करेंगे। अच्छा जी, हैव स्पेसिफिक टाइम कॉस्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। आपने उस काम को उसको कंप्लीट हालत में देना है, कंप्लीट हालत। आपने उसको कंप्लीट हालत में वो काम फराहम करना है। जो काम उसने आपको दिया आपने उसको कंप्लीट हालत में मुकम्मल उसके हवाले करना है। नंबर 2, प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोग्राम। एक होता है प्रोग्राम, एक होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब है कोई ना कोई काम जो स्टेप्स में आपने कैरी ऑन करना है। प्रोग्राम का मतलब है कि जो रूटीन और शेड्यूल के मुताबिक आप काम सर अंजाम देते हैं। प्रोग्राम की हर चीज दूसरे से कोऑर्डिनेट होगी। प्रोजेक्ट की हो सकता है एक चीज दूसरे से कोऑर्डिनेटेड ना हो। अच्छा जी, प्रोग्राम डिफाइंड ए सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिलेटेड मल्टीपल प्रोग्राम्स projects that continue over an extended time and are intended to achieve a common goal. A higher level group of project targeted as a common goal। तो दोनों में आपने डिफरेंस कर लिया कि प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट जो है वो एक मुकम्मल स्ट्रक्चर को कहते हैं और प्रोग्राम जो है उसके छोटे छोटे पार्ट को कहते हैं। बिजनेस के मुकम्मल रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर को कैरी ऑन करने के लिए सर अंजाम देते हैं। Project completion of a required course in project management। program completion of all courses required for a major business, major purpose, major business purpose। जो भी आपने बड़े काम के लिए सर अंजाम देना है वो सारे का सारा इसके अंदर। प्रोजेक्ट को और प्रोग्राम को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है और ये कोरिलेटेड होने के नाते एक दूसरे के साथ अटैच है। बात को आगे बढ़ाते हैं। कंपैरिजन ऑफ रूटीन वर्क विद प्रोजेक्ट। रूटीन वर्क में आप डेली काम करते हैं, प्रोजेक्ट में आप टर्म पेपर राइट करते हैं। डेली एंट्रेंस सेल परचेज रिकॉर्ड होती है, यहाँ पर सेल बुक और प्रोफेशनल अकाउंटिंग की मीटिंग्स होती हैं कि आपने क्या सरंजाम देना है। रूटीन में काम जो है वो ये नहीं है, जो काम रूटीन में है वो ये नहीं है। और जो काम रूटीन में नहीं आप करते वो आप फिर यहाँ पर करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। रिस्पॉन्डिंग टू ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपके सामने एक मैन्युफैक्चरर है, उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके आगे एक होलसेलर है, उससे आगे एक रिटेलर है, उससे आगे एक कंज्यूमर है। ये सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। जबकि आप प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, जिस वक्त आपने प्रोजेक्ट की बात की, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपके पास किसी किस्म, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पर आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेवलप करनी है, पहले से मौजूद नहीं है। नए काम में पहले से कहाँ से सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गई। मेरा दूध का बिजनेस है, तो वो दूध का बिजनेस जो मैं कैरी ऑन करता हूँ, तो मैंने नया काम शुरू किया है तो मेरा प्रोजेक्ट है। जबकि रूटीन में मेरा एक मदीना टाउन में दूध का बिजनेस चल रहा है, तो वहां से कस्टमर भी आ रहे हैं, वहां पर मीट सप्लाई भी सारी हो रही है, हर काम सरंजाम वहां पा रहा है। तो वो सारे का सारा कहलाएगा, वो सारा का सारा कहलाएगा मेरे पास एक रूटीन बिजनेस काम, रूटीन बिजनेस काम। नंबर नेक्स्ट, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईपॉड जो है वो कहलाते हैं ये रूटीन वर्क। इनके लिए प्रोग्राम डेवलप करना जहाँ नई चीजें स्टोर हो सके, जहाँ नई चीजें स्टोर कर सके, वो सारे का सारा कहलाता है आपका ये प्रोजेक्ट। अटैचिंग टैग टू ए मैन्युफैक्चर, जो आपने काम किया। में इम्तियाज की कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी नेट पे देखी है।
कि उसे एक आदमी लेकर गया, तो तकरीबन वहाँ पर उसका वज़न था, उसने पेमेंट की है वहाँ पर, ग्रीन रेड चिलीज़ थी, कि ग्रीन चिलीज़ थी, वो ग्रीन चिलीज़ उसने परचेज़ की हैं। उसका वज़न शायद जो जिसकी पेमेंट माँगी गई थी, वो पेमेंट थी शायद कोई 1.5 किलो की, ये शायद 1 किलोग्राम की। जब उसने वो घर जाके उसका वेट किया तो वो 600 ग्राम निकला। तो 600 ग्राम अरे निकलने के बाद, किलोग्राम थी वो, 600 कुछ ग्राम निकली। हाँ जी, 1 केजी थी, और सब लोग अपने माइक बंद रखिए। 1 किलोग्राम उसने पेमेंट की, 1 केजी के लिए उसने पे किया। जब उसने घर जाके उसको चेक किया तो वो 600 ग्राम निकली। 400 ग्राम जो वज़न था वो कम था। तो उसमें वो दुकानदार शर्मिंदा नहीं हो रहा था, बल्कि कह रहा था मैं सप्लाई वाले की बात करूँगा। बे उल्लू के कान, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? उस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए इन्हें कम से कम 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया फाइन किया जाना चाहिए। स्टोर को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, कि पता नहीं ये कब से काम कर रहे हैं। पता नहीं कि मैं अब सुबह बेकरी से, ही हमारे घर के पास है आइडियल बेकरी कराची वाली, तो मैं उनसे चीज़ें लेने एक दिन गया, तो मैंने उससे पहले पूछा कि यार ये जो रस्क का पैकेट है इसके अंदर कितना वज़न है? तो उसने उसकी प्राइस मुझे बताई 90 रुपीज़। छोटा सा पैकेट था, तो मैंने फिर इसरार किया कि यार इसका वज़न कितना है? तो अब वो आधा किलो तो था नहीं, लेकिन पहिया भी नहीं था, 250 ग्राम भी नहीं था, 500 भी नहीं था। तो मेरे इसरार करने पे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने पे उसने बताया कि इसका वज़न 300 ग्राम है। 300 पहिया भी नहीं है, और 50 ग्राम ज़्यादा एक क्षणांक, और उससे बढ़ के जनाब ये सारी सूरत-ए-हाल हमारे पास आती। जब मैंने ये सारी चीज़ें चेक की तो यार फिर मैंने देखा कि इसकी एक तस्वीर बनाई है अपने-अपने ग्रुप की, स्टूडेंट प्रेज़ेंट इन द क्लास, और इसको अपलोड कर दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद इस सारे को देखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अच्छा, इसमें जो जब आप चीज़ खरीदने के लिए जाएँ, तो यू मस्ट बी केयरफुल। आप एक रैशनल बायर हैं, कॉमन अक्ल वाले। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मैं अपने सुबह परिंदों को दाना-पानी डालता हूँ ना, तो रूटीन है मेरी कि मैं पूरी तवज्जो के साथ उसका केज का दरवाज़ा खोला, उसके बाद उनका पानी वाली बाहर निकाली, जो रात का होता है उसे चेंज किया, और नया पानी डाल के उसको बंद करके पक्के तरीके से डबल लॉक कर दिया। तो डबल लॉक करने के बाद इसमें जब आप भी कोई चीज़ देख के खरीदने जाएँ, तो यू मस्ट बी रैश इनफ कि इसमें आपको काफ़ी अक्लमंद होनी चाहिए कि यार मैं जो माँ चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, जो काम मैं करने जा रहा हूँ, वो मैं उसको देखूँ तो सही कि इसमें क्या वाक़ई ये सारी चीज़ें इसी तरह की हैं जिसकी मुझसे पेमेंट ली जा रही है। बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होगा। प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल है हर प्रोजेक्ट का। वो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है? वो स्टार्ट होता है डिफाइनिंग से, कि मैं पहले डिफाइन करूँगा, जिस जिस वक़्त मैंने ये क्लास पढ़ानी थी, तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ था 2007, 8, 9, 10 में। उसकी को बड़ी सी बुक थी 6000 पेजेस की। तो सबसे पहले मैं जब कोई क्लास पढ़ाने के लिए मुझे नया सब्जेक्ट मिलता है, तो मैं उसका मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त करके लाता हूँ। ये नहीं है कि बस वो रूटीन में काम शुरू कर दिया, नहीं इस तरह नहीं। अब मैंने जब ये क्लास देखनी है, पढ़ानी है, तो मैं 3 तरह की एफर्ट करता हूँ। नंबर 1 पहले मैं एफर्ट करता हूँ कि यार सारे स्टूडेंट को नोट्स मिलें। नंबर 2 जो स्टूडेंट क्लास में आते हैं उनको कम से कम नॉलेज मिले, और नंबर 3 उसका प्रूफ हो, तस्वीरें हों, और नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट दूर-दराज बैठा है और वो नहीं उस नोट्स को पढ़ सका, समझ सका, तो वो कम से कम मेरा लेक्चर नेट से डाउनलोड करे, और उसके बाद उसको सुने। सुनने के बाद जो बातें उस्ताद ने कही हैं वो उसके दिमाग में घुसेंगी तो ठीक होगा। अब सबसे पहले ये एक चीज़ मैं डिफाइन करता हूँ एक प्रोजेक्ट की। इसी तरह कल रात बैठ के मैंने पूरे इस बुक की, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, तो मैंने 16-17 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं, और कुछ दूसरी किताब से 6-7 चैप्टर पढ़ाने हैं। तो वो उनकी मैंने मुकम्मल तौर पे पीयरसन से स्लाइड्स डाउनलोड की, उन्हें पढ़ा, देखा, लेक्चर तैयार किया, और आज आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर 2, इसके बाद जब आप ये प्रोजेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास आता है प्लानिंग का काम। ये काम कैसे सरअंजाम होगा? मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैंने प्लान किया कि ये मेरा पहले फेज़ होगी, ये मेरी दूसरी फेज़ होगी, ये मेरी तीसरी, ये मेरी चौथी, ये मेरी पाँच। प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिला के दिस वन प्लस दिस वन, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम लाते हैं। फिर जनाब के इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपने अमल दरामद करके एग्जीक्यूट करना है। ये प्लस है। आपने दोनों को मिला के यहाँ एग्जीक्यूट करना है, तो ये एग्जीक्यूशन आपकी यहाँ पर सामने आएगी।
एग्जीक्यूट शुरू से होगा, और पहले थोड़ा 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 पहले आप जमीन के नीचे से ईंटें लगाएंगे, या पहले आपने जो ठेका लिया उसका स्लॉटरिंग का ऑफ एनिमल्स का एट लार्ज स्केल, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे आपका काम होगा, फिर आयर हाइज करता करता आखिरकार उस काम ने, उस प्रोजेक्ट ने एंड होना है। और उसके बाद जब आपकी प्लानिंग खत्म हो जाएगी, एक चीज को गौर से देखें, जब आपकी मुकम्मल प्लानिंग जो आपने की है वो खत्म हो रही है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट क्लोज होने की तरफ जा रहा है, और एंड पे वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा। एंड पर आप वो प्रोजेक्ट जो है वो उस कस्टमर को डिलीवर कर देंगे जिसने वो बनाया है। 1900 और बल्कि 2003-4 में, 5 में, 6 में, सर 6 में मेरे पास ये एफडीए का प्रोजेक्ट है कि इस एफडीए के प्रोजेक्ट एफडीए सिटी की तरह आप करके दें हमें इसकी रिफाइनिंग। 3998 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था, और इतना कि इसमें फ्रॉड था। मैंने सारे का सारा काम करके, एप्लीकेशन देकर, सेट करके, क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करके, सारी वो एमडी साहब को फ्राहम की। डिफाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और क्लोजर। क्लोजर जब आपने करना है तो अब देखिए, जहाज राफेल मैंने परचेज किए हैं, या F-16 परचेज किए हैं, ये हमसे उन्होंने JF-17 थंडर लिए हैं। तो पहले हमने उसका प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसके बाद उसे प्लान किया, प्लान करके आहिस्ता खस्ता उनके जहाज बना दिए। अब इसके बाद जहाज पाकिस्तानी पायलटों ने नहीं उड़ाने, जहाज किन्होंने उड़ाने हैं वो नाइजीरियन पायलट और म्यांमार के जो पायलट हैं उन्होंने हमसे परचेज किए हैं, और मलेशिया भी हमसे JF-17 थंडर परचेज करेगा। इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को नहीं जाता, इसका क्रेडिट शाहद लतीफ को जाता है, जो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, कि हम ऐसा एक जहाज बनाए कि जिससे फॉरेन एक्सचेंज आए। अब हमें 2-2, 4-4 रुपए से नहीं फर्क पड़ता, हमें बड़े प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, बड़े टैंक बनाने चाहिए, बड़े मिसाइल बनाने चाहिए। तो इसके लिए जब तक कोई फॉर्म बड़े प्रोजेक्ट नहीं करती उतनी देर तक उसके फाइनेंसिंग ठीक नहीं होती। खैर, अब इसमें क्या सूरत हाल बनी जी, इसमें सारी सूरत हाल हमारी बन गई है। चाइना को देख लेंगे, अब उसने हमसे हाथ उठा लिया है, क्योंकि हाँ ये हमने IMF को ही सारा बैंक का कंट्रोल में बैठा दिया है। और IMF ने पहली शर्त रखी है कि मेरे पैसे को किसी सूरत भी आप सी पैक पे ना लगाएं। वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं दो तरह से, एक IMF के जरिए, दूसरा वो जो है जिसमें में नवाज शरीफ साहब फंसा गए हुए हैं, हरामखोर, अल्लाह उसका चेहरा रुसवा करे, ये जो है फटैफ, इन दोनों में वो फंसा गया हुआ है। अब अगर वो फटैफ में ना फंसा के जाता तो शायद हम अपने बहुत सारे अवाम को पैसे लगा सकते। दूसरी, कुछ गवर्नमेंट भी उल्लू की कान बैठी हुई है, इनको एहसास ही नहीं गरीब आदमी मर रहा है, वो उसकी का सोच ही नहीं है वजीर आजम की कि यार हम लोग जो हैं वो लोगों को रोटी से गर्ज नहीं है, चलो लोगों को गर्ज है। तमाम लोग अपने माइक बंद कर दें। लोगों को रोटी से गर्ज नहीं है, लोगों को गर्ज है जॉब से। आप जॉब्स उनको प्रोवाइड करें। आप एक बंदे को रोटी दे रहे हैं, वो एक वक्त रोटी खा के फारिग हो जाएगा। आप उसको कोई जॉब्स दें, उसे कोई तरखान की तरबियत दे दें, कोई इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दे दें, कोई इस तरह के हाउसेस बनाओ। पूरी आप चले जाएं हांगकांग में, फैसलाबाद से छोटा शहर है, उनका तो एयरपोर्ट भी आप देखें, वहां जाकर मैंने देखा कि उनका तो एयरपोर्ट भी समुद्र में है। उन्होंने क्या किया हुआ है, माइक्रो चिप्स की अपने बंदों को ट्रेनिंग दे दी है, और वो एक माइक्रो चिप्स हजारों डॉलर में सेल हो रही है। वही आपके मोबाइलों में, आपके प्रिंटरों में, आपकी हर प्रोजेक्ट मशीनों में, आपकी जितने भी कोई प्रोडक्ट मार्केट की गैजेट्स में, ये जो आपके हैं कीबोर्ड माउसेस में जो चिप्स यूज हो रही हैं, सारी हांगकांग से बनती हैं। आपका फर्ज था कि आप आते ही सबसे पहले कोरिया का दौरा करते, आप हांगकांग का दौरा करते। आप इसके बाद जनाब लोगों से ये कह रहे हैं कि मुझे ये दो वो दो। आप इन बड़े चांद एक टेक्निकल मुल्कों का दौरा करके इनको सीधी सी बात कहते हैं कि यार खुदा रसूल का वास्ता है, मेरी आवाम गरीब है, जिस तरह भुट्टो ने किया था। आप क्या करें, आप सारे के सारे खुदा रसूल का वास्ता मुझे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज इस तरह की लगा दो जो टेक्निकल ट्रेनिंग फ्राहम करे, जिस तरह अब हमसे उन्होंने JF-17 थंडर लिए हैं। तो इस वक्त मैं बात यहाँ से कर रहा हूँ कि हमने उनके कस्टमर के बंदे ट्रेंड करने हैं, कागजात ट्रांसफर करने हैं, रिसोर्सेज ट्रांसफर करने हैं। हमने उनको रिसोर्सेज ट्रांसफर किए JF-17 थंडर के कि जो खराब होया तो तुसी आप ही पुर्जे बना लेना। इसकी वैल्यूएशन दी है, इसके लाइसेंस दिए हैं, और अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है इस गवर्नमेंट में कि इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने सरेआम इंडिया को चपेड़े मारी। 27 फरवरी को उसके मुंह पे सरेआम चौंक पे चपेड़े मारी हैं।
उस थप्पड़ों की वजह से वो इंडियंस जो थे उन्होंने फील किया और पूरी दुनिया ने फील किया कि यार उनका SU-30 Su-30 डबल एग्जॉस्ट इंजन है, 55,000 पाउंड उसकी कैपेसिटी है, तो वो उसको गिरा लिया पाकिस्तानी 17 थंडर्स ने। तो इसका मतलब है ये कोई जेट फाइटर इस तरह का है तो सही था। तो फिर उन लोगों ने हमें ऑर्डर दिए, हमारे कस्टमर ट्रेन हमने करके उनको उनके वाले किए। आपका फर्ज था, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप उठिए चाइना से कहें कि हमारे बंदे ट्रेंड कर दे। हमें टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है मेरे दोस्तों। अब मत ये कनालों के घरों के पीछे और 10-10 मरले के घरों के पीछे, ये तो तबाह करके रख दिया हाउसिंग सोसाइटियों ने। कितने प्लाजे शहर के अंदर बने थे, मैं उस वक्त भी इनका मुखालफ था कि इनको रोको यार। हर दुकान के साथ 6-6 प्लाजे बने हुए हैं, 8-8 प्लाजे बने हुए हैं। मैं पहले पहले दिन से इनका मुखालफ था कि ये प्लाजे मत बनाओ। ये अक्सा शायद अपना माइक क्यों बंद नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है इसका, क्यों इंटरेक्ट कर रही है लेक्चर को। तुम आपको मैं उस वक्त पहली मंजिल के अलावा कोई प्लाजा भी आबाद नहीं है, सब प्लाजे खाली पड़े हैं डी ग्राउंड पूरे शहर में, सुनसान पड़े हैं, इतना क्लाइंट ही नहीं है। तो आपने इस वक्त इतनी हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, रियाजुल जन्ना फलान बाबड़ा टू। ओ भाई खुदा रसूल का फास्ता है, अब ये जो वजीर आजम है इसने इतना वियन किया चाइना के कहने पे, उन्होंने कहा वो मल्टी स्टोरी बनाओ, 50 कनाल जगह ले लो, उसके ऊपर फ्लैट ऊपर बना दो, 100 मंजिलें, 10 मंजिलें, 20 मंजिलें, 30 मंजिलें बना दो। अब आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इतने बड़े बड़े घर मत बनाओ, ये मुमकिन नहीं है। इंडियन फिल्मों में आप देखते हैं, दूसरी फिल्मों में देखते हैं फ्लैट सिस्टम है, उस तरीके से बनाओ काम को, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो डिफाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और ये सारे रिसोर्सेज आपके सामने इस तरीके से आएंगे। चैलेंज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका कामयाबी का इन्हिसार आपके प्रोजेक्ट मैनेजर पे है। प्रोजेक्ट मैनेजर था इसका एटम बम का, उसका नाम था डॉक्टर कदीर अहमद, अल्लाह उसको जिंदगी दे। बाद में उसके साथ ज्यादती की, इसने मुशर्रफ ने हारा मलबा उसके ऊपर डाल दिया, तो अल्लाह ने मुशर्रफ का चेहरा रुसवा करके इस तरह जलील किया कि अब पाकिस्तान से दौड़ गया हुआ, सजाए मौत हुई है उसे। खैर वो क्या सियासी वजूहत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बात यह कि ये बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, मैनेजेस टेम्परेरी नॉन रेपिटेटिव एक्टिविटीज एंड फ्रीक्वेंट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसने रिसोर्सेज करने इकट्ठे, मार्श का मतलब है तरतीब के साथ लगाना, मार्शल्स का मतलब होता है तरतीब के साथ लगाना, इनको लिंक करना, उनके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करना और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोजेक्ट का काम है उसको मुकम्मल करना। अच्छा, अगर आप ये देखें, अगर आपकी ये सिचुएशन क्लियर नहीं है ना, तो इसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, तो आप बेकार समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका काम नहीं कर रही। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी अहमियत क्या है। दुनिया में कोई भी काम जो है वो नहीं चल सकता जब तक आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। सबसे पहले नंबर पे है कंप्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसको इकट्ठा कीजिए, एक सफ़ेद कागज आप लेते हैं, सफ़ेद कागज लेते, बात तो मजाक की है, लेकिन ये कि आप जब अपने बच्चे को कॉपी लेकर देती हैं तो उसको रबर भी साथ लेकर देती हैं और पेंसिल भी। शेख अक्सर एक ही बच्चे को लतीफ़ा बना हुआ कि शेख एक ही कॉपी ले देते हैं और उसके बाद उस कॉपी के ऊपर जनाब वो सारी की सारी अपनी ड्राइंग करता है। जब वो कॉपी भर जाती है तो उसको रबर से साफ कर लेता है, फिर यूज करता है। ये भी अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन आप क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है, उस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को आप कंप्रेस, का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। नॉलेज एक्सप्लोजन, आपने एक्सप्लोर करना है नॉलेज। ये तस्वीर बना रहे बता रही है आपको कि सारा काम इसके हाथों ये पेंसिल से सर अंजाम पा रहा है। ट्रिपल बॉटम, 1 2 3 लेयर बनाइए, पहले नंबर पे प्लेनेट, दूसरे पे पीपल, तीसरे पे प्रॉफिट। कि क्या इस प्रोजेक्ट का एक बंदे साइंटिस्ट ने एक ऐसा केमिकल ड्रा कर लिया कि जनाब जिसमें वो डालता था 1 किलोग्राम उसका था वेट, जिस 1 लीटर उसका वेट था, जिस बर्तन में उसे डालता था वो बर्तन पिघलना शुरू हो गया। अब 1 किलो वेट का जब उसने एक बर्तन में डाला वो भी मेल्ट, फिर पूरे कमरे का फर्श मेल्ट, फिर कमरे से वो बाहर केमिकल निकला, पूरी सड़क मेल्ट। वो प्रोजेक्ट तो क्या ये ह्यूमैनिटी की सर्विस है? नहीं, ह्यूमैनिटी की सर्विस तो कोई नहीं। आप सांपों को पकड़ते हैं, उनका वेनम निकालते हैं, उनका जहर निकालते हैं और जहर निकाल के आप इससे सांप के कांटे की दवाई बनाते हैं। थोड़ा सा जहर जो है वो किसी घोड़े वगैरह या किसी इस तरह के
बंदे के ह्यूमन या नॉन ह्यूमन के बंदे के जिस्म में दाखिल करते हैं और उसके बाद उससे एंटीबॉडीज लेती हैं। जब भी किसी बंदे को स्नेक बाइटिंग होती है, अल्लाह माफ़ रखे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़ानी में मुब्तला का बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। जब इस तरह की कैफियत आती है तो आप उसको रोक के उस सारे मामले को देखते हैं, जिस तरह इन्होंने कोविड-19 का इलाज दरियाफ्त किया कि इसी तरह बाकी चीज़ें भी। एंड पे आएगा आपका प्रॉफिट। फिर उसके बाद इसे कारपोरेट लेवल पे ले जाइए, कारपोरेट लेवल पे, दुकान से पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर कारपोरेट लेवल पे कस्टमर का फोकस इंक्रीज करें तो उसको फायदा होना चाहिए। अब देखिए पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां आ गई हैं, MG आई है। मैंने जब ये जीप परचेज की तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि यार मैं खरे अकेला ही फंस गया हूँ, लेकिन उसके बाद कितनी ही SUVs आई गई, SUVs में MG आ गई, फिर उसके बाद क्या बहुत प्यारी आई है, फिर उसके बाद BRV है, फिर टोयोटा है, फिर फॉर्चूनर है, फिर कितनी SUVs आ गई हैं। उसके बाद सुजुकी की विटारा है, कितनी सारी पेजारो की है, उसके बाद निसान की है। तो इसी तरह डबल कैब जब मैंने परचेज किया तो एक डबल कैब में इस पहले टोयोटा का था, फिर उसके बाद सीजो का आ गया, फिर निसान का आ गया, फिर शिवरले आ गया, फिर और बहुत सारी लोग इदारों की चीज़ें आ गई। तो आपने कस्टमर के फोकस पर डिपेंड करना है कि वो क्या चाहता है। स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स को बड़े लेवल पे रखना चाहिए। छोटे जो प्रोजेक्ट हैं वो बाज़ औक़ात बड़े प्रॉब्लम्स की निशानदेही करते हैं, इनका तकमील होनी ज़रूरी है। अच्छा एक काम होती है इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की अब ज़रा समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये 3 पॉइंट है। ये सेपरेट है, इनको इंटीग्रेट ये हो रहा है, इनको इंटीग्रेट ये हो रहा है, इनको इंटीग्रेट ये हो रहा है। तीनों प्रोजेक्ट के पॉइंट इंटीग्रेट हो गए। अगर ये प्रोजेक्ट का पॉइंट ऐसे ऐसे और ऐसे है तो इंटीग्रेशन नहीं। अगर ये पॉइंट ऐसे और ऐसे है तो इंटीग्रेशन नहीं। अगर ये पॉइंट ऐसे और ऐसे है, इंटीग्रेशन नहीं। इनका आपस में वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये इंटीग्रेट होंगे। ये अगर स्टेप इंटीग्रेट नहीं है तो आपका काम नहीं चल सकता, आपका प्रोजेक्ट ख़राब है, आप किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिफरेंट स्टेप का आपस में इंटीग्रेट होना है। अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कीजिए, बड़ी पिक्चर के ऊपर, और उसे देखें, डायरेक्टली साइट विजिट करें और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको इंटरलिंक करें। सीनियर मैनेजमेंट को बिठा लें, जिन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है उन्हें कहें कि भाईजान ये देखें, एक तस्वीर खींच कर अपलोड कीजिए, स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि खाना आसानी से हजम नहीं होगा, ये काम आसानी से तकसीम नहीं होगा। आप एक स्लॉटर हाउस में जाते हैं और आप एक जो है वो गॉड जो है उसको स्लॉटर करते हैं, एक बकरा ज़िबा करते हैं। बकरा ज़िबा करते ही सबसे पहले आप उसकी गर्दन अलग करने की बजाय उसको रिवर्स करके ऊपर टांगते हैं, गर्दन वाली साइड से नहीं, आप उसके पाँव वाली साइड से, उसके चारों खुरों वाली से, दोनों पिछले दोनों खुरों वाली साइड से उसकी स्किन जो है रिमूव करनी शुरू करते हैं। अगर आप उसी तरीके के ऊपर स्किन रिमूव किए बगैर गोश्त बनाना शुरू कर देंगे, वो तो हर बोटी के साथ उसका उसकी स्किन आ जाएगी, फिर वो कैसे काम चलेगा। तो एक तरतीब होनी है, डू नॉट लाई, एक दूसरे की गलत चीज एक दूसरे के साथ ये ना करें। अच्छा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर इवनिंग का कोर्स है, उसकी तस्वीर भी डाउनलोड करके वही कीजिए ताकि मुझे पता चल सके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाकी लोगों की है। अपना जिनके ऊपर स्नैप नहीं लगी हुई, वो नहीं लगा हुआ लोगो, वो भी वही लोगो लगाए, पता नहीं कौन सी क्लास है उनका। CRE को बिल्कुल ना, ये वाला लोगो जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोगों को उनका CRE सोया रहता है, उसको सेंस ही नहीं कि यार ये काम भी कोई ज़रूरी है, पता नहीं कितने सुता रहा की अल्लाह से जाने। डू नॉट टाई ये टुगेदर दी ओवरऑल स्ट्रेटजी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब आपने मकान बनाना है, जब आपने प्रोजेक्ट करना है, जब आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, जब आपने कोई टेलीफोन असेंबल करना है, जब आपने कोई आईफोन बनाना है, जब आपने कोई ट्रांसपोर्ट बनानी है, जब आपने कोई बस बनानी है, कोई कार का असेंबली प्लांट लगाना है, कोई आपने इंटरनेट प्रोजेक्ट करना है, कोई भी काम आपने करना है,
तो सारी चीज़ों को इकट्ठे बांध के जूतियों के हार की तरह अपने गले में मत लटकाएं, एक एक चीज़ को इंटरलिंक करें। एक चीज़ पहले अगर आपने देखा कि लोगों ने मूव करना होता था वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था, तो आप सबसे पहले उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरलिंक करते थे। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे। इसकी भी एक तस्वीर बना दें और मुझे भेज दीजिए। ये जो इस वक्त नज़र आ रही है आपको, वो इसको बना के तस्वीर को मुझे भेज दीजिए। ज़रा मेरे पर्सनल पे कर दें, या नदीम नज़ीर का पर्सनल है, ताकि पता चले क्लास हुई है। 40 मिनट से ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं करने देता। ये भी इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या करें। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप ये काम करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे सारे प्रोजेक्ट को। अच्छा, प्रायोरिटीज जो हैं उनको सिलेक्शन कीजिए, और अगर आप प्रायोरिटीज की सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आप फेल हैं। कभी भी प्रोजेक्ट की ए स्टेज को डी के साथ नहीं इंटरलिंक करना। ए स्टेज को किसके साथ लिंक करना है? बी के साथ। बी को किसके साथ? सी के साथ। सी को किसके साथ? डी के साथ। चेंज आती जाएगी। डू नॉट मैट प्रोजेक्ट प्लानिंग विद कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी देखें कि आपके पास पढ़े लिखे लोग काम करने वाले मौजूद हैं कि नहीं। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ये जरा गौर से देखिए स्लाइड को। ये बड़ी मैंने नहीं बनाई हुई, ये मैंने रात इंटरनेट से डाउनलोड की है पूरे चैप्टरों की। ये पियरसन जो यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ से मैंने डाउनलोड किए उनके पोर्टफोलियो से, आपको समझाने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है या एक एनवायरनमेंट है कि आपके लोग पढ़े लिखे हैं या आपके लोग अनपढ़ हैं, या आपके लोग एजुकेटेड हैं या आपके लोग काम करते हैं। शिप जब बनता है तो सबसे पहले शिप की बेस बनानी शुरू की जाती है। जिस तरह आप देखते हैं कि एक सिंगल लोहे का आपने रॉड लटाया, उसके ऊपर आपने एक लंबा सा आयरन कट रखा, जिस तरह गार्डर होता है। उस गार्डर के ऊपर चारों साइड पे एट ए टाइम जो है वो शिप को बिल्ड करना शुरू करते हैं, फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से भी और इस साइड से। यहाँ पर एक लंबा सा गार्डर है 20-30 फुट का, जो सीधा जमीन के ऊपर लेटा हुआ है। इस साइड से भी आप शिप बनाना शुरू करेंगे, इस साइड से, दोनों साइड से आप बनाना शुरू करेंगे। और एक बड़ा शिप जो है इतना होगा जितना एक बड़ा शिप इतना होगा कि जिसके लिए काम इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उस सारी चीज को आप यहाँ से लेकर कह लें जीसी यूनिवर्सिटी के मेन गेट से लेकर जितनी इमाम बारगाह है तक का दोनों है चनाब चौक का, इससे भी बड़ा हो सकता है शिप। वो जो फंसा था वहां पर आपने देखा ग्रीन फोर्ट, वो कितना बड़ा शिप था। खैर वो मैं आपको बताना बनाना वो नहीं शिप बनाना बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने इसको कैरी ऑन कैसे करना है। और उसके बाद इसको स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ आपने अटैच कर देना, ये काम करेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ओवरसी प्रोजेक्ट सिलेक्शन, सारे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट। मैंने आपसे कहा कि आप एक ना ये जो टाइटैनिक की शक्ल का होटल बनाते, जैसा कि फैसलाबाद में एक बना हुआ है। तो अगर टाइटैनिक शक्ल का आपने होटल बनाना है तो आप बनाइए, फिर शहर के अंदर पहले सिलेक्शन तो कीजिए। मैंने जब वो हमारे पास प्रोजेक्ट आया कि यार ये जो आपका है बर्गर, क्या उसका नाम है, केएफसी वाला, केएफसी की शॉप आप ओपन कर दें, ये मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की एक शॉप ओपन कर दें इसके बाहर ना, ये जो है सॉरी चनियोड़ बाजार के बाहर। तो मुझसे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन लेने है, मैं कहा कभी भी नहीं कामयाब होना है। उन्होंने कहा क्यों सर, यहाँ लोगों को भूख नहीं लगती? और मैं कहा भाई यहाँ पर शेखों की दुकानें सारी मार्केट के अंदर, आगे सूतर मंडी है, वो तो अपने घर से खाना मंगवा के 5-5 किलो मटन खाने की आती हैं। किसी का दिमाग खराब है तुम्हारा, बर्गर खाएगा दोपहर के लंच में? उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, ये प्रोफेसर साहब ऐसे ही करी जा रहे हैं, इनके कोई पता नहीं, कोई इनका इस प्रोजेक्ट से लेना। उन्होंने खोल लिया जी मैकडोनल्ड। 3 महीने जलील रसवा हो के अपना अपना बिल्डिंग उठा के वहां से ले गए। आजकल वहां पर एमसीबी बैंक बना हुआ, वो ये सर एलाइड बैंक बना हुआ। तो जब आपकी सिलेक्शन ही गलत है तो फिर प्रोजेक्ट आपका कैसे चलेगा? तो इसके लिए अगर आपने मैकडोनल्ड बनाना है या अगर आपने केएफसी बनाना है, तो लोकेशन या साइट को देखें जहां पर बच्चे और औरतें, आजकल क्या है, मर्द अनपढ़ हैं, औरतें पढ़ी लिखी हैं। कुछ अरसा आता है कि जितनी मर्जी जालम मर्द हो, जब एक दो बेबीज होते हैं तो औरत हावी हो जाती है।
औरत के हावी होने के साथ ही वो, क्योंकि उसके बेबीज हो जाते हैं, फैमिली वाली हो जाती है, वो फिर मर्द को अपनी मर्जी से खींचती है। फिर वो उसमें उसने जितने भी जुल्म बर्दाश्त किए होते हैं, वो सारे के सारे अपनी मर्जी से वो काम करती है। तो फिर अगर वो पढ़ी लिखी है तो उन्होंने शाम के वक्त आउटिंग के लिए निकलना है। बेशक कब्बा दवाई का दुकान करता है, शाम को उसने जब अपनी फैमिली को लेकर निकलना तो खाना उन्होंने मैकडॉनल्ड लिया है, केएफसी है। तो प्रोजेक्ट की आपने एक एक चीज को बड़े ध्यान से ओवरसी करना। अच्छा जी, इसके बाद एग्रीगेट रिसोर्सेज आपने देखने हैं, अपनी स्किल्स देखनी है, और उसके बाद प्रैक्टिसेस देखनी है कि इसकी क्या होगी, क्या सूरत है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव देखना है, और इसको चलाने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट है। हमने एक इदारे को ना सॉफ्टवेयर बनाकर मैंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, तो उन्होंने कहा जी ये सॉफ्टवेयर चलेगा। तो पर ये तय हुआ कि वो था किसी कॉलेज का ना टाइम टेबल, किसी प्राइवेट कॉलेज को बना के दिया। जब वो टाइम टेबल बना के उनको दिया, तो बना के देने के बाद उसने कहा जी कि ये मैं सेल नहीं करूँगा, जस्ट मैं कुछ अरसे के लिए आपको दे दूँगा। जिस तरह के आप भी जानते हैं कि आपको रंग-बिरंगे मैसेज सारा दिन उल्टे-सीधे आई जाते हैं मोबाइल पे। तो ये प्रोजेक्ट किसी पोर्टफोलियो वाले ने बना के बेचा होता है। वो मुख्तलिफ लोगों के मैसेज आपको भेजी जा रहा है। रात 3:30 बजे एक मैसेज आ गया, आउटलुक सेल 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 आउटफिटर पे सेल है भाई जी। आप जो है ये एक लड़की कह रही है इसका नेट का प्रॉब्लम है, इसकी हाजिरी लगा देना भाई सीआर जो भी इस क्लास का है। तो अच्छा जी, इसके बाद आती है अब आपकी टेक्निकल एंड सोशियो कल्चर डायमेंशन। सोशियो कल्चर डायमेंशन ये होती है कि जो भी आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम को शुरू सॉल्व कीजिए। ये टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ये देखेगी हर चीज़ को, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लीडरशिप क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, टीम वर्क क्या है, नेगोशिएशन क्या है, पॉलिटिक्स। बहुत सारे मुलाजिम उसकी हाथें पे टांगे खींचते रहते हैं। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। आप देख रहे हैं आजकल जी 4G जैज छा गया, वो सिर्फ किताबों में छा गया, लोग उसको गंदी गालियां निकाल रहे हैं। तो 4G बिल्कुल ना चले जी। यही हाल आपने अपनी सारी यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चों देखा है कि वहाँ कोई भी इनमें से चलने की हिम्मत नहीं रखता। वहाँ पर अगर आप कैंपस से बाहर आते हैं तो तभी जाके कोई आपको एक आध सिग्नल मिलता है। टेक्निकल सपोर्ट कौन कौन सी है वो भी आपने इसमें साथ चेक करनी है। अच्छा, अब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हमने छोटे छोटे पॉइंट में तकसीम करा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रेटजी, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन डिफाइन प्रोजेक्ट, देन एस्टिमेट, देन प्रोजेक्ट एस्टिमेट, देन मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क के बाद फिर प्रोजेक्ट के साथ ही आपकी शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के साथ रिड्यूसिंग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के साथ ही आपने देखना है रिड्यूसिंग ड्यूरेशन के बाद के लीडरशिप क्या काम कर रही है, टीम्स कौन कौन सी हैं, और आउटसोर्सिंग कौन कौन सी है। ये सारी डिफरेंट डायमेंशन से यहाँ 13 नंबर पॉइंट पे इकट्ठे हुए। देखिए और है कि यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, और ये सारा काम मॉनिटरिंग की बेस पे चल रहा है। मॉनिटरिंग के बाद प्रोजेक्ट की क्लोजर की तरफ जाना है आपने, जब वो मुकम्मल हो जाएगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने की तरफ आएंगे, आउटसाइड करेंगे मेरी गलतियाँ क्या थी, एजाइल इसका सिस्टम हो जाएगा, इसकी एंगलिंग करेंगे, इसको गौर से आप चेक करेंगे, इसके ऊपर कैरियर पाथ आपके निकलेंगे। हमने एक प्रोजेक्ट किया है कि प्राइवेट कॉलेज बनाने का, तो उन्होंने हमें कहा जी प्राइवेट कॉलेज में बना के चला दें। हमने चला दिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी अब आपने चलाया तो अब आप इसके लिए हमें एक प्रिंसिपल भी दें जो इसको इसी बुनियाद पे चलाए। एक प्रोजेक्ट वाले ने हमारा प्रिंसिपल ले लिया और दूसरे प्रोजेक्ट वाले ने हमारा प्रिंसिपल नहीं लिया। जिसने हमारा प्रिंसिपल लिया था उसका जंग वाला प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए कमा रहा है, जिसने अपनी मर्जी से बंदा रखा था उसका 6 महीने बाद चनियोट वाला बंद हो गया, चनियोट वाला बंद हो गया। फिर वो हमारे पास रोता पीटता है कि यार इसको चला के दें, तो हमने फिर अपना ट्रेंड बंदा वहां दिया, तो अब वो भी काम कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपने इसकी सर्टिफिकेशन करानी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। बंद हो गया, अब इसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा, तस्वीरें बनाकर अपलोड कर दीजिए। ये सारा सारा फीडबैक आपने देख लेना है। पहले भी आपको चैप्टर मिल चुके हैं, आज का लेक्चर लिख कर असाइनमेंट 2 के नाम से मुझे भेज दें। पिछले लेक्चर की भी असाइनमेंट अभी नहीं आई, जिसकी नहीं है सीआर साहब अपना अपना हिसाब रखिए, और इनकी असाइनमेंट आज आ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज वाला लेक्चर देखिए और से काम चलाएंगे। कल वाले लेक्चर की स्लाइड्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ ताकि आप पढ़ लें, और इंशाल्लाह कल दोबारा क्लास होगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।